नमस्कार। क्लब आईएएस में आपका स्वागत है। हम लोग यूपीएससी जीएस 4 इथिक्स का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे। कल की ओरिएंटेशन क्लास में हम लोगों ने इथिक्स से दोस्ती की थी। इथिक्स का बेसिक मतलब जाने थे कि इथिक्स क्या है, और एक लास्ट में हम लोगों ने एक एक्टिविटी भी की थी। एक्टिविटी क्या थी, रिवाइंड करा देते हैं। आप जॉब कर रहे हैं, आपके बॉस ने आपको एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दिया। आपका पीसी ख़राब था तो आप बॉस का ही पीसी यूज कर रहे थे। उसमें एक ईमेल चैट ओपन थी, आपने उस ईमेल को पढ़ लिया। उस ईमेल में आपकी कोई कोलीग था, आपका साथी था, मित्र था, उसके बारे में बॉस नेगेटिव बातें कर रहे थे, चुगली कर रहे थे, ऐसा कुछ। अब केस स्टडी ऐसी बनी कि आपको क्या करना चाहिए था उस टाइम पे। क्या आप अपने दोस्त को बताएंगे? तो आपके पास जो भी ऑप्शन है, तो ऑप्शन क्या थे? आप, एक तो ऑप्शन था कि आप अपने दोस्त को या जो भी आपका सहकर्मी है आप उसको बता देंगे, या आप अनदेखा कर देंगे, इग्नोर करेंगे आप, या कि फिर आप बॉस को डायरेक्ट बोलेंगे कि बॉस, यू आर रॉन्ग, बॉस इज नॉट ऑलवेज राइट, या फिर आप कुछ और करेंगे। ये चार उसमें ऑप्शन दिए गए थे, आपको बताना था आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे। ये एक इसको कह सकते हैं कि डिजिटल डायलेमा इसको कह सकते हैं, जो कि ईमेल से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको डिजिटल डायलेमा या डिजिटल दुविधा, डिजिटल दुविधा कह सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी का एथिक्स शामिल करने का उद्देश्य क्या है। मीन्स यूपीएससी का एथिकल एंगल हम लोग देखेंगे। उद्देश्य क्या है, यूपीएससी एथिक्स को क्यों शामिल करता है अपने सिलेबस में, क्यों वो चाहता है कि आप एथिक्स पढ़ें, बिना एथिक्स पढ़े आपका सिलेक्शन ना हो, ऐसा वो क्यों चाहता है? अगर यूपीएससी चाहता तो हो सकता है एथिक्स को अगर नाम मात्र के लिए रखना होता, हो सकता है किसी भी पेपर में एडजस्ट कर देता, 20 नंबर का इसे पूछ लेता। लेकिन इसको एक अलग से पेपर बनाया, और वो भी फुल पेपर है, कोई ऐसा नहीं है कि 50 नंबर का पेपर उसमें क्वेश्चन ऐड कर दिया। फुल पेपर ये डिसीजन लेता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ऐसा यूपीएससी का उद्देश्य क्या है, आखिर यूपीएससी क्यों चाह रहा है? इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि यूपीएससी जिन लोगों को सेलेक्ट करता है उनको एथिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर वो एथिकल ना हुए तो वो क्या क्या कर सकते हैं, आपको पहले ये समझना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि एक डीएम के लिए, जो कि सबसे फेमस पोस्ट यूपीएससी की यही है, डीएम, रील्स भी इसी के ही बनते हैं। डीएम के लिए एथिक्स क्यों ज़रूरी है? डीएम के लिए एथिक्स क्यों ज़रूरी है? क्या अगर कोई डीएम है और वो एथिकल नहीं है, गलत नहीं करता, सारे काम नियम से करता है, वो ना तो भ्रष्टाचार करता है, कुछ भी नहीं, लेकिन वो एथिकल नहीं है अगर, तो फिर क्या इम्पैक्ट होगा? तो हम ये समझेंगे कि इसमें डीएम के लिए एथिक्स क्यों ज़रूरी है। कल की क्लास में तो हम ये समझ लिए थे कि एथिक्स क्या है। एथिक्स है सही या गलत, सही या गलत में जो स्पष्ट फर्क समझ जाए, सही या गलत में स्पष्ट फर्क समझना ही क्या है, एथिक्स है। अगर आपको सही और गलत में स्पष्ट आप अंतर कर पा रहे हैं तो आप एथिकल हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और गलत साइड ही हमेशा चूज करते हैं तो आप कम एथिकल हैं। लेकिन सवाल ये है कि यूपीएससी आपसे ये क्यों जानना चाहता है
क्या क्यों जानना चाहता है? यूपीएससी आपसे यह जानना चाहता है कि आपके अंदर सही और गलत का फ़र्क समझने की क्वालिटी है या नहीं। सही और गलत का आपको फ़र्क समझने की आपके अंदर क्वालिटी है या नहीं, इसके लिए वो आपसे GS4 का पेपर करवाता है, एथिक्स का। और वो क्यों जानना चाहता है? क्योंकि ऐसा समझिए आप कि कोई भी एक IAS ऑफिसर है या कोई IPS ऑफिसर, इनके हाथों में कितनी ज़्यादा पावर होती है। सिर्फ इनके पास अ, कानूनी पावर ही नहीं होती है कि सिर्फ इनके पास एक कानून के द्वारा दिए गए इनको अधिकार होते हैं कि ये अधिकारी हैं। इनके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एथिक्स की कहाँ ज़रूरत पड़ती है? जब इनको स्वविवेक से काम करना पड़ता है। और ये स्वविवेक की पावर होती है जो यूपीएससी जिन लोगों को सेलेक्ट करता है, जिन लोगों को ऑफिसर बनाता है, IAS IPS IRS, इन लोगों के पास स्वविवेक की पावर होती है। स्वविवेक का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे कानून डिफाइंड नहीं है, वहाँ पे अधिकारियों को स्वविवेक से निर्णय लेना पड़ता है। तो मेन दो कारण हैं। एक तो है कानूनी, तो कानूनी जो भी पावर है ये तो लिखित है। ऐसा किसी ने अपराध किया तो इसको ये सज़ा देना है, ऐसा अपराध किया तो इसको ऐसे गिरफ्तार करना है, ऐसे जज के पास लेके जाना है। लेकिन जहाँ पे स्वविवेक की बात आती है तो ये अधिकारी के पर्सनल इंटरेस्ट भी कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। इनका प्रॉफिट भी हो सकता है कि इनको किसी से प्रॉफिट लेना हो, उसके कारण सामने वाले पे दबाव बना रहे हों। तो इस स्वविवेक की पावर काफ़ी ज़्यादा मैटर क्रिएट करती है कि अगर आप एथिकल नहीं हैं तो आप ऐसा बिहेव करेंगे। अब खुद ही सोचिए कि डीएम को क्या क्या पावर होती, डीएम की पावर क्या क्या होती। एक लिस्टिंग करिए, कम से कम 5 से 6 लिस्ट बनाइए कि क्या क्या पावर होती। जैसे कह सकते हैं कि वो किसी गरीब को ज़मीन का हक दिला सकता है। वो गरीब को, कोई भी गुंडा है, बदमाश है, वो किसी गरीब की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, डीएम जाके वहाँ से कब्जा छुड़ा के गरीब को वापस दे सकता है, ज़मीन का हक दिला सकता है। कहीं पे दंगा भड़कने का चांस है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दंगा भड़क सकता है, तो उस दंगे को काबू करने के लिए, कोई दंगा है उसको काबू करने के लिए वो सख्त फैसले भी ले सकता है। मीन्स लाठीचार्ज का ऑर्डर कर सकता है अधिकारी। और क्या पावर हो सकती है? किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रोजेक्ट शुरू होना, करोड़ों के प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, जैसे सड़क, नहर परियोजना, सड़क, नहर, या कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आप ले सकते हैं। कोई फैक्ट्री, नई फैक्ट्री स्थापित हो रही है। अब अगर ये डीएम करप्ट निकल गया, एथिकल नहीं है, तो ये हो सकता है कि किसी ऐसी फैक्ट्री को अनुमति दे दे आपके ज़िले में ओपन करने की, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए रिस्की हो। तो अगर एथिक्स उसके अंदर नहीं होगी तब वो हर तरफ नेगेटिविटी ही फैलाएगा। डीएम के पास ऐसी बहुत सारी पावर्स होती हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें एथिक्स क्या काम करेगा। अगर ठीक है, हम दो केस रखते हैं कि एक एथिकल है, एक एथिकल नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो एथिकल है, जो भी अधिकारी एथिकल है, तो वो क्या काम कर सकता है। वो सबसे पहला क्या काम करेगा, उसको जो भी पावर मिली है, पहला काम वो करेगा कि अपनी पावर का सही उपयोग करे। पावर का सही उपयोग करे। अगर वो एथिकल है तो वो पावर का सही उपयोग करेगा। इसीलिए यूपीएससी इथिक्स को अपने सिलेबस में शामिल किया हुआ है कि अगर हम एक सिलेबस में ही उसके इनिशियल स्टेज में उसको स्टेप वाइज पढ़ाते हुए भेजेंगे तो काफ़ी संभावना बन जाती है कि वो
अपने एथिकल वैल्यूज से कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। और इसमें एक मैटर ऐसा भी आ जाता है कि बोलते हैं ना कि जिसके पास ज़्यादा पावर होती है उसके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो सिविल सेवक से इसीलिए अपेक्षा की जाती है कि आपको इतने सारे पावर दिए गए हैं, आपके पास कानूनी पावर्स हैं और आपके पास स्वविवेक के भी पावर्स हैं। तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप एथिकल हों, जितना ज़्यादा आपसे हो सके आप एथिकल हों। एथिकल होने से क्या होगा, वो अपने पावर का सही उपयोग करेगा। पावर के सही उपयोग का क्या मतलब है, पावर को वो अपने कल्याण के लिए नहीं यूज करे कि अपने सारे जो भी काम हो अपने काम करवाने के लिए, अपने रिश्तेदारों के काम करवाने के लिए अपनी पावर का यूज करे। पावर का सही यूज होगा जब वो जनता के कल्याण के लिए काम करेगा। जब जनता के कल्याण के लिए काम करे तो वो होगा उसके पावर का सही यूज। और अगर वो खुद की जेब भरने लग गया, अपने रिश्तेदारों को टेंडर दिलवा रहा है, तो ये पावर का सही यूज नहीं है। दूसरा काम क्या होगा, अगर वो एथिकल है ऑफिसर, तो दूसरा क्या हो फायदा होगा, जब कानून चुप होगा, जब कानून चुप हो, यानी कि उसको डिस्क्रिशन पावर मिली हुई है। कोई भी अधिकारी है, अगर किसी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि वहाँ पे कानून कुछ नहीं कह रहा, कानून में उसके बारे में लिखा ही नहीं है, तो उसको डिस्क्रिशन पावर मिलेगी अधिकारी को। अब ये डीएम को डिस्क्रिशन पावर क्यों दी जाती है, क्योंकि आप हर चीज़ को कानून में डिफाइन नहीं कर सकते कि हर छोटी छोटी बातों को, कि इसको चुन्नू का मुन्नू से झगड़ा हुआ तब उसको ऐसे सजा देना है, हर छोटी बातों को नहीं लिख सकते कानून में। इसीलिए उनको दिया जाता है कि कुछ ऐसी जो भी आपात स्थिति आ जाए तो आपको डिस्क्रिशन पावर दी जाएगी। अब इस डिस्क्रिशन पावर का कई बार अधिकारी गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। अगर वो एथिकल नहीं है तो इसको गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, इसीलिए उसका एथिकल होना ज़रूरी है। एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं डिस्क्रिशन पावर में। एक उदाहरण ऐसे लेते हैं, एक कोई दिव्यांग है, ये दिव्यांग अपनी एक दिव्यांगता का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये सर्टिफिकेट के लिए यहाँ से वहाँ, इसके ऑफिस से उसके ऑफिस में भटक रहा है कि उसको दिव्यांगता का सर्टिफिकेट मिल जाए, ताकि जो भी सरकार के द्वारा लाभ दिए जाते हैं उन लाभों को ये प्राप्त कर सके। लेकिन उसके पास क्या है, जो भी मान लेते हैं कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स के लिए चेकलिस्ट बनाए हुए हैं कि आपके पास आधार कार्ड हो, आपके पास आधार हो, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इसी ऐसे कई उसमें मान लेते हैं कि कुछ भी ऐसे चेकलिस्ट बनाए हुए हैं कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज होने चाहिए। लेकिन कुछ उस इस दिव्यांग आदमी के पास कुछ दस्तावेज नहीं है। इसी के चलते वो कभी इस ऑफिस में, कभी ट्रांसपोर्ट ऑफिस में, यहाँ से वहाँ डॉक्टरों के चक्कर लगाता रहता है, लेकिन उसको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। अब आप डीएम हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको पता है कि इसको सहयोग की नितांत आवश्यकता है। अगर इसको सहयोग ना देंगे तो फिर सरकारी योजनाएं किसके लिए होंगी। अगर कोई भी असक्षम इंसान है, उनको अगर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं गवर्नमेंट की, तो फिर वो किसके लिए हैं। एज ए डीएम आपको पता है कि उसको सहयोग की नितांत आवश्यकता है। लेकिन कानून क्या कहता है, कानून कहता है कि अगर सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं तो कोई भी लाभ नहीं। जैसे कई बार ऐसे विवादों में आता रहता है कि डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, जैसे एनआरसी,
वगैरह ये सारी चीज़ें आजकल एक नया चल रहा है। जो भी बॉर्डर के जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पे गवर्नमेंट SIR लागू कर रही है। ऐसे ही इसमें पूछे जाते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, कैसे हैं, ओरिजिनल हैं, डुप्लीकेट हैं। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको गवर्नमेंट योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे ही दिव्यांगता के लिए कई उसमें पैरामीटर्स होते हैं, डॉक्टर से उनको बनवाना पड़ता है सर्टिफिकेट वगैरह। अगर आपके पास पर्याप्त सर्टिफिकेट्स नहीं है तो आप दिव्यांगता का लाभ नहीं ले सकते। एज ए DM आपको लॉ पता है, लेकिन अगर आप एथिक्स, आपके पास एथिक्स है और आप एथिकल हैं, तो आपके अंदर एक गुण होगा क्या, कंपैशन का। आपके अंदर एक कंपैशन हो, कंपैशन को समझिए अभी फिलहाल के लिए करुणा, करुणा को कंपैशन समझिए अभी। आपके अंदर एक करुणा की भावना है। करुणा की भावना कहेगी कि नियम तो जनता की सुविधा के लिए होने चाहिए। नियम क्यों है, जनता की सुविधा के लिए बनाए गए हैं, ना कि जनता को परेशान करने के लिए। एक ऑफिस से लेके 2 ऑफिस तक, दूसरे ऑफिस तक वो भटकता रहे दिन भर, इसके लिए नियम थोड़ी बनाए जाते हैं। नियम का उद्देश्य क्या है कि जनता को सुविधाएं मिल सकें एक प्रॉपर वे में। तो नियम जनता के लिए हैं, ऐसा लिख सकते हैं। नियम जनता के लिए हैं। जनता नियम के लिए नहीं है। नियम जनता के लिए हैं, जनता नियम के लिए नहीं है। इसका मतलब समझ पा रहे होंगे आप लोग। नियम बनाए गए हैं जनता की भलाई के लिए। ऐसे नहीं कि अगर कोई नियम है कि उससे जनता का हित नहीं हो रहा है तो वो फिर वो नियम सही नहीं है, उस नियम को बाईपास किया जा सकता है। तो आप एज ए DM आप क्या सोचेंगे, इसको ज़रूरत है। अब आप इसके लिए एक रास्ता निकालेंगे। आपको लगेगा कि मुझे एक रास्ता निकालना होगा ताकि इस दिव्यांग इंसान की हम मदद कर सकें। रास्ता निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि आप कैसे उसको मदद करने जा रहे हैं। हम अभी सिर्फ ये डिस्कस करें कि DM को क्या पावर होती है। अगर DM के पास या DM के अंदर एथिक्स नहीं हुआ तो वो क्या क्या नुकसान कर सकता है किसी भी देश का। और अगर DM के अंदर एथिक्स, एथिकल वैल्यूज़ हैं तो वो कैसे कठोर नियमों को भी बाईपास करके ना तो नियमों का उल्लंघन हो और ना ही जनता परेशान हो, इन सारी चीज़ों को वो मैनेज कैसे कर सकता है। अभी तक हम लोगों ने 2 चीज़ें देखी। अगर एथिकल है, मतलब एथिकल होना क्यों ज़रूरी है किसी भी अधिकारी का। एथिकल होना सबसे पहला हमने देखा कि पावर का सही यूज, पावर का सही यूज। अगर वो मतलब किसी भी अधिकारी का एथिकल होना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो पावर का सही यूज कर सके। दूसरा हमने देखा कि वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का, डिस्क्रिशन पावर का वो सही यूज कर सके। डिस्क्रिशन पावर जब कानून चुप हो। तीसरा रीजन क्या हो सकता है, ताकि वो जनता का भरोसा कर सके, सॉरी जनता का भरोसा बनाए रख सके। वो जनता का भरोसा, पब्लिक ट्रस्ट। कोई भी अधिकारी है तो सरकार में किसी भी देश की जनता का विश्वास बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। जनता में तब विश्वास होगा जब सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। अगर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं हैं तो जनता का अपने सरकार से भरोसा उठ जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल
हालांकि नहीं लेना चाह रहे, लेकिन कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, नेपाल का ले लेते हैं, छोड़ते हैं पाकिस्तान को। नेपाल का ले लीजिए और भारत का एग्जाम्पल ले लीजिए। नेपाल में अभी तख्ता पलट हुआ, वहाँ के जो भी नौजवान लोग थे वहाँ की व्यवस्था से खुश नहीं थे, एकदम नाराज थे। उन्होंने बड़ा हिंसक विरोध भी किया और वहाँ पे सरकार चेंज हो गई। भारत में भी कई जगह ऐसा कोशिश हुई कि यहाँ पे भी चेंज हो, मतलब कुछ तो ऐसे इश्यूज को ज़बरदस्ती उठाया गया कि यहाँ के लोग भड़कें, यहाँ के जो नौजवान थे वो भी ऐसे दंगा फसाद करें। लेकिन भारत के लोगों ने इतना ज़्यादा अभी तक नहीं, दंगा फसाद की बात, दंगा फसाद तक बात पहुँची नहीं। आप ऐसे इसको देखिए, 3-4 साल पहले किसान आंदोलन चला, ठीक, किसान आंदोलन में पूरा लगभग दिल्ली ब्लॉक था। लेकिन अगर असंतोष होता लोगों में, ज़्यादातर लोगों में, आम जनता में अगर ज़्यादा असंतोष होता तो ये काफ़ी था ट्रिगर पॉइंट के लिए, ट्रिगर हो जाता आंदोलन, हिंसक विरोध भी होते, गवर्नमेंट चेंज हो जाती। लेकिन एक मुख्य कारण था कि अधिकतर जनता का गवर्नमेंट पे भरोसा था, जनता ट्रस्ट करती थी गवर्नमेंट पे। इस कारण से लोग किसी के बहकावे में नहीं आए। लेकिन नेपाल के लोग उनकी जनता पे ट्रस्ट नहीं करते थे। अब इस ट्रस्ट को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इस ट्रस्ट को बनाते हैं अधिकारी। कैसे बनाते हैं? अगर अधिकारी अपना दायित्व तो सही से नहीं निभाएगा, मान लेते हैं कि आप आईपीएस हैं, आपके यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई दंगा फसाद की सिचुएशन बन रही है, आप जा रहे हैं अपना बढ़िया पब में, आप पार्टी कर रहे हैं, आप अपने अधिकारों का मिसयूज कर रहे हैं या कि अधिकारों का यूज नहीं कर रहे जिसके लिए आपको वहाँ पे भेजा गया है। तो अगर आप ऐसे अधिकारी हैं कि आपके यहाँ पे लोग मर रहे हैं या अव्यवस्था है पूरे आपके डिस्ट्रिक्ट में और आप अपने मौज में लगे हुए हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, आप तो ठीक है आप जॉब कर रहे हैं, आपका ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो जाएगा, लेकिन जो आम लोग होंगे उनका ट्रस्ट खराब होगा। अब ट्रस्ट किस पे खराब होगा? गवर्नमेंट पे। और गवर्नमेंट की बात ये नहीं कर रहे कि आज कांग्रेस की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट मतलब समझिए संस्था, एक देश पे लोगों का विश्वास उठता जाता है। अब ज़्यादा एक और एग्जांपल लीजिए, पाकिस्तान का ही ले लीजिए। पाकिस्तान में गवर्नमेंट इतना ज़्यादा अव्यवस्था गवर्नमेंट के कारण हुई या भ्रष्टाचार, आप जो भी ले लीजिए, तो वहाँ के लोगों का, जो भी वहाँ के आम लोग हैं, उनका गवर्नमेंट पे ट्रस्ट एक बिल्कुल है नहीं। अब उस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए वहाँ पे क्या कर रही हैं गवर्नमेंट, क्या काम करती है कि जनता उनके खिलाफ न विद्रोह करे, इसीलिए वो लगातार भारत से लगातार वो कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट लेते रहते हैं। मतलब कोई कारण भी नहीं होगा ना, तो भी वो आके आपके दिल्ली में बम फोड़ के चले जाएंगे, जम्मू कश्मीर में लोगों को मार कूट के चले जाएंगे, लोगों को गोलियां मारेंगे, पूछेंगे, जानबूझ के विवाद फैलाएंगे। ये क्यों करते हैं? ताकि उनकी जनता, उनकी सरकार, उनकी आर्मी इनके खिलाफ विद्रोह ना कर दे। इसके कारण वो दूसरे देशों से कन्फ्लिक्ट लेते रहते हैं। और फिर अगर आपने भारत के पक्ष में बात की, आप पाकिस्तानी हैं, आपने भारत के पक्ष में बात की कि भारत की इकॉनमी बढ़ रही है, भारत में तो शांति है, वहाँ कोई विद्रोह नहीं हो रहा, वहाँ के लोगों को खाना मिल रहा है, तो वो आपको देशद्रोही का तमगा लगा देंगे। ऐसा ही भारत में भी होता है कि अगर भारत में मान लेते हैं कि ऐसी रिवर्स सिचुएशन होती, तो भारत के भी नेता लोग, गवर्नमेंट के अधिकारी आपको देशद्रोह का तमगा लगाते। तो ये क्यों हुआ भारत और पाकिस्तान? क्योंकि यहाँ के जो ज़्यादातर अधिकारी हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, तो भ्रष्टाचार तो है, यहाँ भी है, लेकिन उस लेवल तक नहीं है कि लोगों का ट्रस्ट संस्था से टूट जाए। इसीलिए अभी तक भारत में लोगों का ट्रस्ट भारत की सरकार पे बना हुआ है। यहाँ पे एक बार क्लियर कर दें, सरकार का मतलब आप किसी पार्टी से मत लीजिएगा कि बीजेपी, कांग्रेस, ये सब नहीं है। सरकार, सरकार मतलब एक संस्था, जो भी वहाँ पे होगा उस पे लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है। इस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए
कौन जिम्मेदार है? पब्लिक सर्वेंट। इस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए पब्लिक सर्वेंट जिम्मेदार होता है। यह विश्वास एक निष्पक्ष और दयालु ऑफिसर ही बना सकता है। अगर उसके अंदर पक्षपात है, जैसे मान लेते हैं कि भारत में एक मेजर प्रॉब्लम क्या है, जातिवाद की। तो जैसे इसको आप ऐसे समझिए, जातिवाद का सिस्टम था, अभी भी है, काफ़ी हद तक प्रचलित है, लेकिन अब ये नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। अब इसमें अधिकारियों में भी गुट बट रहे हैं कि कोई अधिकारी अपने को किसी एक वर्ग का मानेगा, एक अधिकारी एक वर्ग का मानेगा। अब अगर इन अधिकारियों में निष्पक्षता का गुण नहीं है, इम्पार्शियलिटी का गुण इनमें नहीं है, तो ये क्या करेंगे, ये अपने वर्ग के लोगों को ज़्यादा ध्यान देगा, बाकी लोगों को डिस्क्रेडिट कर देगा, उनकी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम ही नहीं मानेगा। एक दूसरे वर्ग का अधिकारी है, ये अपने वर्ग के लोगों को ज़्यादा ध्यान देगा। जब ऐसा होगा तो फिर लोगों में आपसी इनमें कन्फ्लिक्ट होने लग जाएगा। ये क्या करेगा, अव्यवस्था ही तो फैलाएगा। अव्यवस्था मीन्स गवर्नमेंट पे भरोसा कम। तो गवर्नमेंट पे भरोसा तभी हो सकता है जब एक मतलब पब्लिक को अपनी गवर्नमेंट पे भरोसा तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट के अधिकारी, जो भी उनके सर्वेंट हैं, वो कैसे हों, एक तो निष्पक्ष हों और उनमें कंपैशन का गुण हो, दयालु हों वो, दयालु या करुणा, करुणा ज़्यादा अच्छा शब्द है, वो निष्पक्ष हों और उनमें करुणा का गुण हो, तभी वो गवर्नमेंट पे भरोसा बना सकते हैं। किसका भरोसा बनाना है हमको? पब्लिक का भरोसा बनाना है। इसको एक, अगर आपको एग्जांपल लिखना है कि पब्लिक ट्रस्ट बनाने में गवर्नमेंट सर्वेंट सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट की क्या भूमिका होती है, इसको एक ऐसे एग्जांपल समझिए कि अगर आप सिविल सर्वेंट हैं लेकिन आपके पास एथिक्स नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एथिक्स के बिना एक सिविल सर्वेंट क्या है। एथिक्स के बिना सिविल सर्वेंट है तो बहुत अच्छा, पावर भी है, इसकी समाज में रिस्पेक्ट भी है, सब है। ऐसा समझिए कि एथिक्स के बिना एक सिविल सर्वेंट BMW जैसा है अच्छा, एकदम चमचमा रहा है, बैठने में लग्जरियस फील हो रहा है, हर चीज़ अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर इसमें एथिक्स नहीं है, सिविल सर्वेंट में एथिक्स नहीं है, तो ये BMW क्या है, बिना ब्रेक की है। मीन्स एथिक्स के बिना सिविल सर्वेंट बिना ब्रेक वाली BMW के जैसा है, या एथिक्स के बिना सिविल सर्वेंट एक ऐसी BMW है जिसमें ब्रेक नहीं। यूपीएससी सिर्फ स्मार्ट लोग को नहीं ढूंढ रहा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हों, स्मार्ट हों, उनको ले आया जाए। ऐसा हो तो वो सभी लोगों को, हालांकि एक ट्रेंड देखा भी गया है कि ज़्यादातर टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों को यूपीएससी सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन रीज़न उनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है। रीज़न ये है कि वो नॉन टेक्निकल लोगों से के रिस्पेक्ट में ज़्यादा अच्छे से फाइट कर पा रहे हैं, वो चीज़ों को ज़्यादा कंसाइज वे में पढ़ाई कर पा रहे हैं। वहाँ के उसमें टेक्निकल डिग्री का कोई बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं है। यूपीएससी का मेन उद्देश्य है कि हम बहुत स्मार्ट लोगों को ना लें, सेलेक्ट करें, लेकिन उन लोगों को लें जो कि अच्छे हों, बाई कैरेक्टर अच्छे हों, नैतिक रूप से सच्चे हों, जो नैतिक लोग हों, उन लोगों को लेना चाहता है यूपीएससी। बहुत वो स्मार्ट लोगों से बचता है, क्योंकि स्मार्ट लोग जितने भी, जो भी स्मार्ट आएगा तो वो स्मार्टनेस कहाँ दिखाने लगेगा, मतलब कितना भी वो कोशिश करेगा ना, तो उसकी स्मार्टनेस ओरिएंट का ओरिएंटेशन कहाँ पे होने लग जाएगा, पैसे में, मनी कलेक्ट करने में। वो पैसों को कलेक्ट करने में उसका ओरिएंटेशन होगा ही होगा, ज़्यादा स्मार्ट हुआ। अगर वो स्मार्ट है और अच्छा है,
तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो स्मार्ट है लेकिन नैतिक नहीं है, वो बाई कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो वो फिर चीज़ों में भ्रष्टाचार करेगा ही करेगा, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगा ही। इसीलिए यूपीएससी ने एथिक्स का सिलेबस डाला कि हम अच्छे लोगों को सेलेक्ट करें। एक एक्टिविटी इससे रिलेटेड कर लेते हैं। एक्टिविटी, जब भी एक्टिविटी हम लोग करेंगे तो एक्टिविटी का मतलब आप ऐसा समझिए कि आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, आप ही वो अधिकारी हैं। तो आपको अपने मन में या एक कोई पेपर रखिए, उसमें नोट डाउन करिए पॉइंट्स कि आप क्या क्या पॉइंट्स इस एक्टिविटी के रिजल्ट में लिखें। क्योंकि मेंस के पेपर में ऐसे ही कुछ आपको केस दिए जाएंगे और उन कुछ केसेस के आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि ये सिचुएशन है, अब आप उसमें कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, फिर आपको उसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको इंटरेक्टिव वे में पढ़ाई करिए। जब भी एक्टिविटी की बात हो, अपने पे समझिए कि आपके लिए ही वो केस बनाया गया है कि फ्यूचर में आपके साथ ऐसा हो सकता है। एक्टिविटी ऐसा आप समझिए कि एक फैक्ट्री लग रही है, आप डीएम हैं, भेज लेते हैं। आप डीएम हैं एक डिस्ट्रिक्ट के, या वो डिस्ट्रिक्ट मान लेते हैं कि आज आदिवासी बहुल एरिया है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है वो। आप वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। वहाँ पे एक फैक्ट्री लग रही है, उस एरिया में एक फैक्ट्री लग रही है। अब उस फैक्ट्री में आपको पता चलता है कि फैक्ट्री के मालिक ने या फैक्ट्री के जो भी संस्थापक थे, उन लोगों ने आदिवासी लोगों से ज़मीन अन्यायपूर्वक ली या धोखे में उनको रख के ज़मीन ली। ये आपको पता चल गया। आप डीएम हैं, एक आपके डिस्ट्रिक्ट में एक फैक्ट्री लग रही है, वो डिस्ट्रिक्ट आदिवासी बहुल है, और आपको एक इनिशियल स्टेज में जब भी आपसे परमिशन वगैरह लेने के लिए उन लोग आए तो आपको पता चला कि ये अन्याय पूर्वक ज़मीन छीनी गई है, ना कि कानूनी रूप से ली गई है। उनको धोखे में रख के ज़मीन छीनी गई है। मीन्स केस अपना क्या बना, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री वर्सेस आदिवासी हित या आदिवासी लोगों की ज़मीन। जो भी लोग ट्राइब्स हैं, जंगल में निवास करते हैं, हम लोगों को आदिवासी कहते हैं। अब आप इसमें क्या करेंगे, एक केस और इसमें ऐड कर लीजिए कि आपको तो पता चल गया कि ये अन्यायपूर्वक ज़मीन ली गई है। अब ये फैक्ट्री का क्या उद्देश्य होता है, फैक्ट्री लग रही है अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा समझा जाता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में विकास होगा। फैक्ट्री लगेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा और विकास का एक साइकिल शुरू होगा। विकास होगा और नौकरियां मिलेंगी। किसी भी जगह पे फैक्ट्री लगने का मतलब कि वहाँ पे डेवलपमेंट के काम हो रहा है, लोगों को जॉब मिलेगी और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। और एक यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय या भ्रष्टाचार कह सकते हैं, भ्रष्टाचार का केस बन रहा है। अब आपके पास डायलेमा है, एक तरफ विकास है और विकास के काम के थ्रू ही अन्याय हो रहा है, मतलब दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। आपको या कि विकास चुनना है या अन्याय चुनना है। कि आप अन्याय को रोकेंगे तो फिर विकास रुक जा रहा है, और अगर विकास को चलने दे रहे हैं तो फिर आदिवासी लोगों के हित साझा हो या हित कंप्रोमाइज्ड हो रहे हैं। आदिवासी लोगों की ज़मीन धोखे से हथियाई जा रही है फैक्ट्री के ओनर के द्वारा। अब इसमें एक बात और ऐड करिए, सीएम का दौरा होने वाला है। सीएम का दौरा होने वाला है। अब आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, फैक्ट्री लग रही है,
फैक्ट्री विकास लाएगी, नौकरियां लाएगी। कहाँ लग रही है? आदिवासी क्षेत्र में लग रही है और आदिवासी लोगों की ज़मीन को गलत तरीके से हथियाया गया है, जिसके कारण उन लोगों के साथ अन्याय हुआ। अब आप इसमें क्या करेंगे? या कि फैक्ट्री को आप इसकी परमिशन या इसके लाइसेंस आप रद्द कर देंगे, फैक्ट्री की परमिशन या इसका आप लाइसेंस रद्द कर, फैक्ट्री का आप लाइसेंस रद्द करेंगे, या फिर जो आदिवासी हित हैं, आदिवासी हित हैं उनको आप अनदेखा करेंगे। आप इस सिचुएशन में क्या काम करेंगे? अब दो ही हो सकते हैं, या कि आप सही फैसला लें या आप गलत फैसला लेंगे। दो ही फैसले आप ले सकते हैं। पहले देख लेते हैं गलत कदम आप क्या क्या उठा सकते हैं। मान लीजिए कि आपको दिमाग में आया कि इन लोग गलत कर रहे हैं, आपके अंदर कंपैशन है, करुणा है, आदिवासी लोगों के साथ सहानुभूति है, आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पा रहे हैं, ठीक ठीक समझ पा रहे हैं। अब क्या होगा? आप जो भी अधिकारी शामिल थे इस भ्रष्टाचार में, आदिवासी लोगों को ठगने में कह सकते हैं, या उनको बेवकूफ़ बना के उनकी ज़मीन हथियाने में अधिकारी ही तो रहे होंगे, जो भी लोकल अधिकारी रहते हैं। बिना उनकी मिली भगत के तो हो नहीं सकता। तो उन जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, तो आप उसको डायरेक्ट तलब करेंगे, उनसे बात करेंगे कि सो कॉज नोटिस जारी करेंगे कि आपने इस ज़मीन को, इस ज़मीन पे फैक्ट्री लगाने की अनुमति कैसे दी। आप ये काम कर सकते हैं। भ्रष्ट अधिकारियों को आप डायरेक्ट उनसे बात करेंगे। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि आप सोचेंगे कि अगर अधिकारियों से बात करेंगे तो मतलब ऑफिस का कल्चर खराब होगा, विवाद बढ़ेगा आपसी, या कि फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने भ्रष्ट अधिकारी, जो भी जिम्मेदार अधिकारी थे इस घोटाले के लिए, आप उनको डायरेक्ट बात किए, अगर उनको बता दिए कि हमको पता है कि आप लोग घोटाला कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? जो भी सबूत होंगे उसके, तो वो सबूत मिटा देंगे, सबूत मिटा सकते हैं वो। ये भी एक रिस्क है, फिर आपका बात ही झूठी हो जाएगी कि आप झूठ बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं उस पर। तो ये तो आप काम नहीं कर सकते हैं कि डायरेक्ट भ्रष्ट अधिकारियों से बुलाएं, उनको डांटें, उनको धमकी दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। दूसरा काम आप क्या गलत करेंगे? आपके दिमाग में आएगा, कई लोगों के दिमाग में आएगा कि इस बात को ऐसा करते हैं कि मीडिया में लीक कर देते हैं। आप मीडिया में इस बात को लीक कर देते हैं, कर अच्छी भावना से रहे हैं कि जब लोगों तक, जनता तक आवाज़ जाएगी, लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, फैक्ट्री बंद होगी, ज़मीन वापस मिल जाएगी आदिवासियों को। तो आप मीडिया में लीक करने की बात सोच सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा? अराजकता फैलेगी। कैसे अराजकता फैलेगी? मीडिया में आपने लीक किया, आप भले ही आप सही अधिकारी हैं, लेकिन लोगों को तो पता ही है कि बिना अधिकारियों की सहमति के ज़मीन ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकती। तो क्या होगा? प्रशासन में प्रशासन में लोगों का ट्रस्ट कम होगा और अराजकता फैलेगी। ये आप कुछ गलत कदम ऐसे उठा सकते हैं। एक नज़र में तो लगेगा कि सही कदम है, लेकिन इनके प्रभाव गलत होंगे, या कहेंगे कि इनके दुष्प्रभाव ज़्यादा होंगे। अब आप सही काम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए? आप एक क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। आप क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करें? चुपचाप आप जो भी आपके इंफॉर्मेशन है कि इस आदिवासी लोगों की ज़मीन के साथ घोटाला हो रहा है, आप चुपचाप जांच करेंगे। जो भी आरोप लगे हुए हैं, आप उनकी जांच करेंगे अपने लेवल पे। फिर आपको सबूत मिले, तो सबूत मिलते ही आप पूरी रिपोर्ट बनाकर क्या करेंगे? आप रिपोर्ट बना के अपने बॉस को भेजेंगे।
ऐसा थोड़ी कि आप डीएम हैं तो आपको कोई बॉस नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि अपने भगवान हैं, डीएम के भी बॉस होते हैं। तो आप अपने बॉस को, सेक्रेटरी लोग होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी लोग, तो आप कैबिनेट सेक्रेटरी को या कि जो भी आपके सीनियर हैं, आप उनको रिपोर्ट देंगे, अपने बॉस को पूरी रिपोर्ट बना के देंगे सबूतों के साथ। अब ये क्यों सही है? क्योंकि आपका काम है कि जो भी आपके क्षेत्र में जो भी गलत काम हो रहे हैं, आप ना केवल उन गलत काम को होने से रोकें, बल्कि जो भी अपराधी हैं उनको आप यथोचित कानूनी दंड भी दिलाएं। ये आपका कर्तव्य है। अगर आप यहाँ पे भ्रष्ट अधिकारियों को बुला के डांट दिए, वो सबूत मिटा दिए, आप उनको दंड दंड थोड़ी दिला पाएंगे। जो भी गलत काम किए वो तो सबूत मिटा सकते हैं, फिर उल्टा आप पे आरोप आ जाएगा कि आप पक्षपात कर रहे हैं। तो आपको जब जांच करेंगे, सबूत मिल जाएगा, तो आप सबूत लेके किसको भेजेंगे? बॉस को, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट। तो बॉस को आप भेजेंगे। अब बॉस आपके जो डिसीजन लेना होगा वो डिसीजन लेंगे। तो आपके जो भी काम है, आपका काम क्या है कि आप एक निष्पक्ष जांच करेंगे, उसकी एक निष्पक्ष रिपोर्ट बनाएंगे, उस रिपोर्ट से अपने बॉस को अवगत कराएंगे कि ये सिचुएशन यहाँ पे है। ये कदम क्यों सही है? क्योंकि आपने ईमानदारी दिखाई, साहस दिखाया और प्रशासन का सम्मान भी दिखाया। ईमानदारी कैसे दिखाया आपने? आपने ईमानदारी दिखाई, साहस दिखाया और प्रशासन प्रशासन का आपने सम्मान किया। ईमानदारी कैसे दिखाई? आप फैक्ट्री वाले से आप पैसे लेके इससे भी सेटलमेंट कर सकते थे, लेकिन आपने उसको नहीं चूज किया। आप जो भी प्रभावित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको उनका साथ देना आपने ज़्यादा उचित समझा। ईमानदारी का आपने चुनाव किया। आपके अंदर साहस है, आपको पता है ये फैक्ट्री लगा रहे हैं लोग, इन लोग पैसे वाले हैं, आपके खिलाफ भी कोई लोग काम कर सकते हैं, लेकिन आपने साहस को ही अपनी वैल्यू को चुना। और प्रशासन का सम्मान कैसे हुआ? आप हर चीज़ अपने ही लेवल पे नहीं कर ले रहे हैं कि आप ही जांच की रिपोर्ट किए और आप ही जाके लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने लग गए, जेल में डालो इसको, ऐसा नहीं। आपने क्या किया? आपने अपना काम किया, रिपोर्ट बनाया और उसके आगे आपने अपने बॉस को ट्रांसफ़र कर दिया कि बॉस अब ये आगे का तुम देखो। तो इससे क्या होगा? ये क्या दिखाएगा? ईमानदारी का आपने गुण दिखाया, साहस का दिखाया और प्रशासन का सम्मान किया। तो इस केस स्टडीज़ में जब आप ऐसा लिखेंगे कि आप क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे, जांच करेंगे, सबूत मिलेंगे, सबूतों के साथ आप रिपोर्ट को बॉस को देंगे, और तो जब आंसर चेक करने वाला आपका ये पढ़ेगा तो उसको आपके अंदर ये गुण दिखाई देंगे कि आप ईमानदार भी हैं, साहसी भी हैं, डरपोक नहीं हैं, और आपका प्रशासन में सम्मान भी है। प्रशासक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आप अपने हेरारिकल को मेंटेन करिए। आपको जो भी सीनियर है आप उनको रिस्पेक्ट करिए। तो रिस्पेक्ट का मतलब गुड मॉर्निंग या गुड नाइट बोलना नहीं है। रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि उनकी जो भी आपसे उच्च स्थिति है या आपसे निम्न स्तर के अधिकारी हैं, उस लेवल पे आप उनको सम्मान करिए। तो यहाँ पे सम्मान का तरीका क्या हुआ कि आपने अपना काम किया, रिपोर्ट बनाया और उस रिपोर्ट को अपने हायर अधिकारियों को दे दिया आपने। तो ये सम्मान ही है, ऑफिशियली कह सकते हैं। ये क्या दिखाता है कि न्याय भी सुनिश्चित करेगा। आपके बॉस जो भी एक्शन लेंगे तो इससे न्याय भी होगा और अराजकता भी नहीं फैलेगी। तो एज अ डीएम आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ मेंटेन करके चलनी पड़ती हैं कि आप न्याय भी कर सकें और अराजकता भी रोक सकें कि अराजकता आपके एरिया में ना फैलने पाए। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे? ये एक ऐसे ही ओरिएंटेशन क्लास ही आप समझिए कि हम लोगों ने अभी तक कोई भी इसे
चैप्टर के अंदर, कोई भी विशेष टॉपिक के अंदर अभी हम लोग नहीं गए हैं। हम लोग अभी क्या देख रहे थे कि यूपीएससी एथिक्स, सॉरी, यूपीएससी ने एथिक्स का पेपर क्यों रखा। ये यहाँ पे अलग से अगर इसको साइंस या टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों को ही लेना होता या ज़्यादा स्मार्ट लोगों को ही लेना होता तो एथिक्स की जगह वो रख देता कि जो भी बहुत अच्छा कोडिंग करता होगा, जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड के जो भी लोग होंगे, या कि किसी कंप्यूटिंग बैकग्राउंड के लोगों को ले लेगा, या पीएचडी वालों को ही लेगा, वो भी उन लोगों को जो कि साइंस से पीएचडी किए होंगे, ऐसे लोगों को वो ले सकता है पेपर। लेकिन उन्होंने एथिक्स का रखा। इसको हम समझ रहे थे कि एथिक्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो भी अधिकारी यूपीएससी बना रहा है उन अधिकारियों के पास बहुत सारे अधिकार, कह सकते हैं कि एक बहुत सारे अधिकार होते हैं, कानूनी अधिकार भी होते हैं और उनके पास स्वविवेक वाले अधिकार भी होते हैं, स्वविवेक वाले भी अधिकार होते हैं। अब इन पे एक प्रॉपर बैलेंस बनाए रखने के लिए अधिकारी का एथिकल होना जरूरी है। इसको जांचने के लिए यूपीएससी ने एक पेपर बना के रखा है कि अधिकारी उस जिससे पता चल सके कि आने वाला जो भी एस्पिरेंट है वो उसमें एथिकल वैल्यूज़ हैं या नहीं है। आइए अब हम इस बात पे डिस्कस कर लेते हैं कि हम अपने इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कैसे करेंगे। मीन्स एथिक्स जो भी हम लोग देखते हैं, अब आगे हम लोग देख रहे हैं इसको। लोगों ने कल सिर्फ यूपीएससी का जो भी सिलेबस था उसका हम लोगों ने एक सिर्फ पढ़ा था कि ये पॉइंट सिलेबस में है। आज हम लोग ये देखेंगे कि हम सिलेबस को अपने इस सीरीज में कवर कैसे करेंगे। कंप्लीट भी तो करना है, ऐसा थोड़ी है कि कहीं से भी एक टॉपिक उठाए। आज हम लोग एटीट्यूड उठा लिए, कल हम लोगों ने मोरलिटी पढ़ ली, ऐसे नहीं करेंगे। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में हम लोग इस पूरे सीरीज को कंप्लीट करेंगे। आज भी अभी इसमें भी बहुत गहराई से नहीं जाना है किसी भी टॉपिक में, बस एक हल्की सी नज़र डालेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। इसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। पेपर है GS4, सॉरी GS4, इसके दो पार्ट हैं। GS4 को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 का मेजर पोर्शन क्या है, थ्योरेटिकल है, ये थ्योरी है। और पार्ट 2 में क्या है, केस स्टडीज। पार्ट 2 केस स्टडीज पे बेस्ड है और पार्ट 1 थ्योरीज पे। थ्योरी में ऐसा इसको समझिए कि जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंड जो भी थिंकर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके जो भी विचार हम लोग पढ़ेंगे, थ्योरी में यही है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफिनीशंस हैं, थिंकर्स के बारे में पढ़ना है। और केस स्टडीज में क्या है, इन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। जो भी आपने एथिक्स के बारे में पढ़ा उनको आप अप्लाई कैसे करेंगे रियल लाइफ सिचुएशन में, तो ये केस स्टडीज में रहता है। केस स्टडीज को यहीं पे थोड़ा सा ऐसे समझिए। यह सिलेबस का आपका सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल भाग है ये। बाकी तो सब एक तरीके की कह सकते हैं कि गप ही है। अगर सीरियस बात में ना बोला जाए इसको, तो ये एक तरीके की आधा सिलेबस गप है और आधा सिलेबस प्रैक्टिकल। आप जो गप करते हैं या कि आप किसी को जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को आप खुद में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं, ये केस स्टडीज़ में यूपीएससी चेक करता है। और वो अच्छे से चेक हो जाता है आपके केस स्टडीज़ में। जब आप कारण लिखते हैं ना, तो अच्छे से आपके व्यक्तित्व का वहाँ पे कॉपी नहीं, आपका व्यक्तित्व वहाँ पे लिखा होता है। इसीलिए इसको अच्छे से करेंगे हम लोग। सबसे प्रैक्टिकल भाग है और ये
इथिक्स का सबसे कठिन भाग भी है केस स्टडीज, इसलिए हम लोग इसको लास्ट में ही करेंगे। कैसे, कैसा पेपर होता है इसमें? एग्जाम में क्या देंगे आपको? एक कोई डायलेमा दे देंगे, आपको एक कोई डायलेमा दे देंगे। डायलेमा समझिए कि कोई भी कठिन परिस्थिति है, कठिन कठिन परिस्थिति, या इसको कह लीजिए डायलेमा, दुविधा, दुविधा, नैतिक दुविधा, दुविधा दिया जाएगा। जैसे अभी हम लोग केस दे रहे थे कि आप डीएम हैं और आपके एरिया में एक कोई फैक्ट्री लग रही है, और वो आदिवासी लोगों का जो भी लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन में घपला इन लोग किए हुए हैं। तो ये आपके पास कौन सी दुविधा आ रही है? यहाँ पे भी तो आपके पास दुविधा ही है, नैतिक दुविधा आ जाती है। हो सकता है कि फैक्ट्री पूरे कानूनी दस्तावेज में तो पूरी सही ही है, इन्होंने इनकी ज़मीन तो एक्वायर की थी कानूनी रूप से, तो इनके पास कोई सबूत ही नहीं है, कोई इनको गलत ही नहीं ठहरा सकता। लेकिन इन्होंने आदिवासी लोगों को झांसे में लेके उनको गलत जानकारी देके ज़मीन उन पर नाम करवा ली थी। तो आपके पास फिर दुविधा आ जाएगी कि आप क्या कानून का साथ देंगे या आप कंपैशन की वैल्यू को ज़्यादा महत्व देंगे। तो ये ऐसी ही नैतिक दुविधाएं आपको केस स्टडीज़ में देखने को मिलती हैं। केस स्टडीज ये लगभग 120 टू 125 मार्क्स का ये पेपर होता है, और थ्योरी का होता है, जो भी थ्योरी का पोर्शन होगा, थ्योरी के पोर्शन में आपको 125 या 125 टू 130, 5 नंबर लोग ऊपर नीचे मैनेज करते रहते हैं। मानिए कि थ्योरी का पोर्शन 50% और केस स्टडीज़ ये भी 50% वेटेज ही लगभग रखता है, दोनों 50% वेटेज रखते हैं। अभी हम लोग थ्योरी वाला पोर्शन देखते हैं कि हम थ्योरी को कैसे कवर करेंगे, और जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसी बेस्ड पे हम लोग केस स्टडीज़ भी देखेंगे। थ्योरी में, तो थ्योरी में हम मुख्य रूप से ये चीज़ें पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है हमारा नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध। नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध, इसके कोशिश करिए कि इंग्लिश हेडिंग में कम से कम हेडिंग वाले या जो भी टेक्निकल जो भी वर्ड हैं उनको इंग्लिश में भी लिखते चलिए, समझने में आसानी रहेगी। एथिक्स, एथिक्स एंड, क्या हो रहा है इसको, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, हम अभी ये समझ रहे हैं कि हम थ्योरी के पोर्शन को कैसे कवर करेंगे, किन किन स्टेप्स में कवर करेंगे, क्या क्या उनके अंदर पढ़ेंगे। पहला सिलेबस का हमारा हिस्सा है क्या, नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंध। इसमें हम एथिक्स के तत्वों को समझेंगे, एथिक्स के तत्व इनको समझेंगे, डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। ये ज़्यादा ही खतरनाक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। एक चीज़ और पहले इसको क्लियर कर लीजिए कि हम लोग ऐसे पढ़ेंगे इसको स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे कि ये एक टॉपिक है, फिर इनके सब टॉपिक्स में हम लोग इनको तोड़ते चलेंगे।
पहला टॉपिक हुआ हमारा नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंध। अभी हम लोग इसकी इंडेक्सिंग भी करेंगे, प्रॉपर इंडेक्सिंग करेंगे, एक एक को चेक करते हुए चलेंगे कि कौन सा पोर्शन कंप्लीट हुआ कौन सा नहीं। लेकिन अभी हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं एथिक्स के तत्व। तो एथिक्स के तत्वों को समझेंगे। तत्व मतलब क्या हुआ, जैसे बोल देते हैं तत्व तो सब सुने होंगे, पढ़े भी होंगे साइंस में भी, क्या है तत्व। लेकिन ये तत्व साइंस वाले तत्व नहीं, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़ का तय करना। जैसे क्या चीज़ें हैं जो तय करती हैं कि क्या सही है या क्या गलत है। एथिक्स को हमने क्या समझा था, एथिक्स के बारे में हमने क्या जाना था, एथिक्स हमको बताता है सही और गलत में फ़र्क, हमको समझाता है कौन, एथिक्स। अब इस फर्क को कौन डिसाइड करेगा कि क्या सही है या क्या गलत। तो जो भी कुछ हमारे पैरामीटर्स होंगे, अगर इन पैरामीटर्स में कोई सेट हो रहा है तो वो एथिकल है, कोई नहीं सेट हो रहा तो वो अनएथिकल है या कम एथिकल है, ऐसा कह सकते हैं। तो पहला हमारा सब टॉपिक क्या है, एथिक्स के तत्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। इसमें हम ये देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं जो यह तय करती हैं, जो यह तय करती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इस इनको हम क्या बोलेंगे, एथिक्स के तत्व या एथिक्स के निर्धारक तत्व, ज़्यादा अच्छा शब्द होगा। नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व, ये हमारा एक सब टॉपिक होगा, हम इसके बारे में ऐसे पढ़ेंगे। फिर एथिक्स, अभी हम लोग मानवीय सह संबंध में भी हैं। पहला था हमारा निर्धारक तत्व, दूसरा पॉइंट है हम इसमें देखेंगे कि मोरालिटी वर्सेस वैल्यूज़। मोरालिटी वर्सेस वैल्यूज़, मोरालिटी के बारे में भी सीखेंगे, वैल्यूज़ क्या हैं इनके बारे में जानेंगे। और क्या सीखेंगे कि नीति शास्त्र या अच्छे हमको नैतिक मूल्य सिखाने में, हमारे वैल्यूज़ बनाने में, वैल्यू मूल्य को बोलते हैं, मूल्य बनाने में हमारे परिवार की क्या भूमिका है। इसे यूपीएससी पीवाईक्यू पूछ चुका है, परिवार की क्या भूमिका है, समाज की क्या भूमिका है, हमारे शिक्षण संस्थानों की क्या भूमिका है। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इसमें कि अच्छे मूल्य सिखाने में इनकी भूमिका, मूल्य डेवलपमेंट करने में। और एक सब टॉपिक होगा इसमें कुछ हम लोग महान विचारकों का भी के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें क्या, जैसे महान विचारक, कौन कौन से महान विचारक, जैसे सबसे बड़े तो अपने डॉक्टर बुद्धा कह सकते हैं आप, इनसे ज़्यादा अच्छा विचारक कौन है भी यहाँ पे, जैसे महात्मा बुद्ध। डॉक्टर बुद्धा थोड़ा इनफॉर्मल हो गया, हम लोग महात्मा बुद्ध के विचारों के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, सुकरात, अरस्तु, कांट, इन लोगों को तो प्रमुखता से पढ़ेंगे। कुछ और अगर एक दो और दिमाग में आ गए पढ़ते टाइम तो उनको भी हम लोग कवर करेंगे, लेकिन इनको कवर करना ज़रूरी है। अगर स्किप हो रहे हों तो याद दिलाइएगा कि इस विचारक के जो भी विचार हैं उन लोगों को हम लोग स्किप कर दिए हैं, तो आप बताइएगा, उनको भी कवर कर लिया जाएगा। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। दूसरा टॉपिक हम लोग कैसे कवर करेंगे, दूसरा टॉपिक का नाम है एटीट्यूड। एटीट्यूड सभी लोग दिखाते होंगे, लेकिन यूपीएससी इसके लिए नाम देता है अभिवृत्ति। यूपीएससी एटीट्यूड को अभिवृत्ति बोलता है।
या अभिवृत्ति को आप और सरल भाषा में कहेंगे कि आपका नज़रिया कैसा है किसी भी चीज़ के प्रति, आपका नज़रिया या आपका रवैया कैसा है। तो ये हिंदी वर्ड्स हुआ एटीट्यूड का। अब ये समझ लीजिए क्या है, ये एटीट्यूड क्या है। यह आपका कोई भी चीज़ है आपके सामने, आपके आसपास कोई भी व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है, उसको देखने का नज़रिया, उसको देखने का नज़रिया क्या है, एटीट्यूड। किसी भी व्यक्ति वस्तु को देखने का नज़रिया आपका एटीट्यूड। मान लीजिए कि आपके पास पुरानी बाइक है, आप दूसरे लोगों की नई बाइक देख के एकदम हतोत्साहित होते रहते हैं कि कोई बुलेट ले आया, कोई और कोई स्पोर्ट्स बाइक ले आया, तो आप हतोत्साहित होते रहते हैं। तो आपका अपनी बाइक को, पुरानी बाइक को देखने का नज़रिया या पुरानी बाइक के प्रति आपका एटीट्यूड निगेटिव है। ऐसे एटीट्यूड को आप समझिए, या ऐसे कहिए कि किसी भी चीज़ को पसंद, किसी भी चीज़ को पसंद करना या नापसंद करना, ये कौन डिसाइड करेगा, आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा कि आप कौन चीज़ को पसंद करेंगे, कौन सी चीज़ को नापसंद करेंगे, किसको आप लाइक करेंगे और किसको आप डिसलाइक करेंगे। ये आपका एटीट्यूड बताएगा। जैसे यहीं पे ऐसे आप समझिए, जैसे अभी हम लोग ये लेक्चर ले रहे हैं या पढ़ रहे हैं हम लोग साथ में इसको, आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा आप क्या चाहते हैं, आपका नज़रिया क्या है कि आपको कोई कैसे पढ़ाए, पढ़ाते टाइम बहुत सारे आपको चुटकुले सुनाए, बहुत सारे जोक करे आपके साथ, या कि फिर पढ़ाते टाइम वो टू द पॉइंट बात करे, आपको सब्जेक्ट के अंदर डीप डाइव करवाए। सबके अपने अपने कुछ सेट वैल्यूज़ होते हैं कि अगर उनको किसी भी चीज़ से या किसी भी व्यक्ति से वो चीज़ें नहीं प्राप्त हुई, तो उनके प्रति उनका एटीट्यूड या उनका रवैया बदलने लग जाता है। तो रवैया, हम लोगों ने एटीट्यूड को देखा क्या है, एटीट्यूड क्या है, देखने, किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया। बस इतना ही है एटीट्यूड। जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो इनको सारी चीज़ें देखेंगे कि एटीट्यूड बनता कैसे है। माइक्रो टॉपिक लिख लेते हैं क्या है एटीट्यूड, समझेंगे कैसे यह बनता कैसे है, एटीट्यूड बनता कैसे है, यह हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करेगा, व्यवहार को कैसे प्रभावित करेगा एटीट्यूड, क्या हम इसको बदल सकते हैं, क्या एटीट्यूड बदला जा सकता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। और एटीट्यूड के टाइप्स देखेंगे या क्लासिफिकेशन देखेंगे। टाइप्स, हम मेजर दो टाइप देख रहे हैं अभी। जैसे एक होता है मोरल एटीट्यूड, मोरल एटीट्यूड और पॉलिटिकल एटीट्यूड। इस पे भी PYQ आ चुका। मोरल एटीट्यूड और पॉलिटिकल एटीट्यूड। मोरल एटीट्यूड मतलब किसी चीज़ को का नैतिक नज़रिया आपका कैसा है, और राजनीतिक नज़रिया, ये क्या होता है, कैसे होता है मोरल एटीट्यूड और पॉलिटिकल एटीट्यूड, इन चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे जब टॉपिक के अंदर जाएंगे। हमारे पास तीसरा मेजर टॉपिक होगा सिविल सेवा के लिए जो भी हमारे पास फाउंडेशनल वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विस, फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विस। फाउंडेशनल वैल्यूज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, बुनियादी मूल्य, सिविल सेवा के लिए
बुनियादी मूल्य। कौन कौन से बुनियादी मूल्य, या इसके साथ में हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, फाउंडेशनल वैल्यूज़, फाउंडेशनल वैल्यूज़, और हम लोग इसके साथ में एक देखेंगे एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड ये स्किप हो जा रहा था। एक होता है एटीट्यूड और एक होता है एप्टीट्यूड। दोनों में हम लोग डिफरेंस समझेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। तो इसी में हम साथ में कवर कर लेंगे। पहले हम लोग एप्टीट्यूड कर लेंगे। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का भी टेस्ट होता है, सी सेट होता है, उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। इसको कहते हैं अभिरुचि, इसको कह लीजिए, यूपीएससी इसको अभिरुचि नाम देता है, अभिरुचि एप्टीट्यूड को। हम फाउंडेशनल वैल्यूज़ में देखेंगे कि कौन सी ऐसी वैल्यूज़ मस्ट हैं जो किसी भी एक लोक सेवक में होनी ही चाहिए। लोक सेवक में, लोक सेवक के लिए मस्ट कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। जैसे अभी कुछ देख लेते हैं। एक हो गई सत्यनिष्ठा, सभी को डिटेल समझेंगे अभी, इनको एक एक लाइन देख लीजिए। सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, ये क्या है, जो आप सोच रहे हैं, मतलब जैसी करनी और कथनी में अंतर ना होना, इसको ऐसे आप समझिए। पहले तो इसको आप ये लिख लीजिए कि जो सोच रहे हैं, सोचना, और वही बोलना, और वही करना, ऐसा। तो इसको आप ऐसे समझिए। सत्यनिष्ठा क्या है, एक फेमस टर्म है ना, बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा, आपके मन में जो है आप वही बोल रहे हैं और वही काम आप कर रहे हैं, तो आप सत्यनिष्ठ हैं। ऐसा नहीं है कि आप आधे ज़मीन के ऊपर हैं, इसको ऐसे बनाइए। आप आधे ज़मीन के ऊपर हैं और इतने ही आप ज़मीन के नीचे भी हैं। तो इसका मतलब, ज़मीन के ऊपर नीचे का मतलब क्या समझा रहे हैं कि आप मन में कुछ और सोच रहे हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, तो आप फिर सत्यनिष्ठ नहीं हैं। सत्यनिष्ठ होने के लिए तीनों चीज़ें में तारतम्यता होनी चाहिए। मनसा, मन में जो सोच रहे हैं, वाचा जो बोल रहे हैं, और कर्मणा जो काम कर रहे हैं, आपकी तीनों चीज़ों में तारतम्यता होनी चाहिए, तभी आप सत्यनिष्ठ कहे जाएंगे। पहली वैल्यू मस्ट है ये लोक सेवक के लिए, सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा के बाद आएगी ईमानदारी। सत्यनिष्ठा, डिग्री का फर्क पड़ जाता है लगभग एक ही चीज़ें, दोनों में अंतर भी हम लोग समझेंगे। एक होती इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी निष्पक्षता। ये वैल्यू कोई भी लोक सेवक है उसके लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि अगर वो निष्पक्ष नहीं है, अधिकारी निष्पक्ष नहीं है, तो वो कोई भी काम, जो भी अ, जिनको लाभ प्राप्त होना चाहिए, या जो भी लाभार्थी हैं, तो लाभार्थी तक कोई भी योजना गवर्नमेंट की नहीं पहुंच पाएगी अगर वो निष्पक्ष नहीं है। तो जो भी गवर्नमेंट का मूल उद्देश्य क्या है, लोक कल्याण, कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है ना, तो लोक कल्याण करना गवर्नमेंट का मेन मोटिव है। अगर उनका अधिकारी या जो भी उनका सिविल सर्वेंट है वो निष्पक्ष नहीं है, वो केवल अपने ही लोगों के पक्ष की बात करता है, तो फिर कैसे लोक कल्याण सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसीलिए इम्पार्शियलिटी भी लोक सेवक में होनी ही चाहिए। इम्पार्शियलिटी या निष्पक्षता ऐसा समझिए कि जो भेदभाव ना करे, भेदभाव ना करे, भेदभाव के बिना जो काम करे वो निष्पक्ष। और एक क्या गुण होना चाहिए सिविल सेवक में, उसके
पास वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता मतलब जैसे आपके प्रीलिम्स में आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन उनको बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी है क्या ये वस्तुनिष्ठता? अगर आपको पता है वस्तुनिष्ठता तो इसको जरूर बताइए। वस्तुनिष्ठता हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इस ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए हम कितना फैक्ट्स को आधार बना रहे हैं। जैसे ऐसा यूँ समझिए सरल से, तथ्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना। लेकिन भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना। भावनाओं में बहकर नहीं, कोई भी निर्णय लेना तो तथ्यों के आधार पर लेना, फैक्ट्स, फैक्ट्स के आधार पर। आप भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेते अगर आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी का गुण है तो। और एक गुण होता है, ये बहुत ज़रूरी है, वो है करुणा, कंपैशन। एक गुण है सहानुभूति, सहानुभूति या इसको समानुभूति भी कह सकते हैं। समानुभूति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एम्पैथी। इस क्या है सहानुभूति, क्या है इसको वर्ड्स को अलग अलग करके देखिए। सह अनुभूति, ऐसा आप समझिए। सह मतलब किसी के साथ में, अनुभूति, अनुभूति समझ रहे हैं कि उसी के जैसा फील करना। तो अगर आपके अंदर सहानुभूति का गुण है तो आप दूसरों के दुख दर्द को ठीक ठीक अनुभव कर पाएंगे। आप उसको मतलब ठीक ठीक देख समझ पाएंगे कि हाँ, अगर कोई किसी ऐसे सिचुएशन में कोई फंसा हुआ है तो उसको कैसा फील हो रहा होगा। या आप कोई भी पेशेंट आप देखते हैं तो आपको उसके प्रति एम्पैथी आती है, आपके मन में उसके प्रति सहानुभूति होती है या नहीं, ऐसा। तो दूसरों के दुख दर्द को ठीक ठीक अनुभव कर पाना, फील करना तो ठीक है, आप उसको अनुभव कर लीजिए अपने, और खुद ही आप महसूस करिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो तब आपको कैसा लगे। आप अपना एक एक्सपीरियंस फील कर पाएँ कर, तो वो है क्या, सहानुभूति। डिटेल से सारी चीज़ों को हम लोग इनको पढ़ेंगे। 3 टॉपिक हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी हम लोग तीसरे टॉपिक पे थे, फाउंडेशनल वैल्यूज़ हम लोग किए। अब हम चौथा टॉपिक है, ये चौथे मॉड्यूल में हम लोग क्या कवर करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस, ईआई को हम लोग कवर करेंगे, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हम लोग इनको कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ये और टॉपिक है, अभी एआई का ज़माना चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही है, लगभग हर साल इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन आते हैं। क्या ये इमोशनल इंटेलिजेंस, इन शॉर्ट ऐसा समझिए कि अपनी भावनाओं को समझना, भावनाओं को समझना और उन्हें मैनेज करना। मैनेज करना को बोलेंगे प्रबंध करना। अपनी भावनाओं को समझना और उनका प्रबंधन करना, साथ में दूसरों की भावनाओं को भी भावनाओं को समझना, ये है इमोशनल इंटेलिजेंस।
मतलब आप अपनी भावनाओं को अच्छे से समझ रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हैं, किसी से क्या उम्मीद कर रहे हैं, उनको आप मैनेज कैसे कर रहे हैं, और साथ में ही आप दूसरों की भावनाओं को भी कैसे मैनेज कर रहे हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना ये इम्पोर्टेंट होता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लिए। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट हैं तो आप दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं अच्छे से, और उनको, अगर आप प्रो लेवल हुए तो उनको आप मैनेज भी कर सकते हैं। इसमें हम सीखेंगे कि कोई भी डीएम है, एसपी है, या कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, उसके तौर पर, आपको एक अधिकारी के तौर पर आप इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज कैसे करेंगे। आपको कई बार गुस्सा आएगा, कई बार आपको डर लगेगा। एक बार शायद कोई एक वीडियो वायरल वायरल हुआ था, कोई नई लड़की डीएम बनी थी और उनके एरिया में जो भी विधायक रहा हो, विधायक बहुत अभद्रता से उनसे बात कर रहा था, डरा दिया था उनको। तो डर भी आपको झेलना पड़ सकता है, नेताओं का दबाव भी आपको झेलना पड़ सकता है। आप इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए हमारे पास भावनात्मक बुद्धिमत्ता होना ज़रूरी है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस जब हम सीख लेंगे, लोग ये सारी चीज़ों को मैनेज करना भी अच्छे से सीख लेंगे। और साथ साथ ये तो अपनी बात, अपनी जो भी भावनाएं हैं उनको मैनेज करना सीखेंगे कि गुस्से को कैसे करेंगे, डर को कैसे करेंगे, दबाव को कैसे मैनेज करेंगे, और साथ में ही दूसरों की भावनाओं को कैसे मैनेज करना है, परसुएसन वगैरह ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे, ये सब हम सीखेंगे। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग पांचवें क्रम में क्या सीखेंगे, शासन में ईमानदारी की भूमिका, या शासन में ईमानदारी क्यों जरूरी है। शासन में ईमानदारी, यूपीएससी इंग्लिश वाले सिलेबस में इसको लिखता है प्रोबिटी, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। इसकी डिफिनेशन वगैरह सब चीज़ देखेंगे। प्रोबिटी का मतलब ऐसा समझिए, इस प्रोबिटी का मतलब पूरी तरीके से ईमानदार होना। ईमानदारी तो ऑनेस्टी हो गई, ईमानदारी, लेकिन प्रोबिटी के लिए और वर्ड ही नहीं सही से मिलते हैं तो ईमानदारी ही यूज करते हैं जब। एक ईमानदारी होती है ऑनेस्टी, और एक ईमानदारी है प्रोबिटी। तो प्रोबिटी ऑनेस्टी से प्रो लेवल की ईमानदारी है, आप ऐसा समझ सकते हैं इसको। तो प्रोबिटी का मतलब है पूरी तरीके से ईमानदार होना, और अपने जो भी नैतिक सिद्धांत हैं आपके, नैतिक नैतिक सिद्धांतों पर टिके रहना, और साथ में पूरी तरीके से ईमानदारी। ईमानदारी, अगर आप में ये दो चीज़ों का सम्मिश्रण है, आप अपने नैतिक सिद्धांतों से कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और आप पूरी तरीके से ईमानदार रहते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कि कोई देख नहीं रहा तो फिर हम काम कर लें, वो ईमानदारी में नहीं आएगा। पूरी प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी में आपको पूरी तरीके से ईमानदार होना पड़ेगा और नैतिक सिद्धांतों पे टिके रहना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर्टी कहलाएंगे, ईमानदार कहलाएंगे। इसमें हम लोक सेवा का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि आखिर लोक सेवा है क्या। लोक सेवा आयोग होते हैं, लोक सेवा आयोग, लेकिन हम लोग इसको समझेंगे कि लोक सेवा है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे आरटीआई, आरटीआई एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, सूचना का अधिकार। इसी में हम लोग सिटीजन चार्टर भी पढ़ेंगे, इसको अच्छे से लिखते हैं।
फिफ्थ, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। हम लोग क्या पढ़ेंगे? लोक सेवा का कॉन्सेप्ट, लोक सेवा की अवधारणा क्या है, इसके बारे में समझेंगे। आरटीआई एक्ट, सिटीजन चार्टर, भ्रष्टाचार और जो भी भ्रष्टाचार के और जो अन्य जो भी चुनौतियां होंगी गवर्नेंस के सेक्टर में, इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे इथिक्स का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम लोग आराम से पढ़ेंगे। इथिक्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग थोड़ी सी और चर्चा करेंगे कि इथिक्स को पूरा कल इंडेक्सिंग करेंगे हम लोग। लेकिन इंडेक्सिंग करने से पहले हम लोग समझेंगे कि हम नोट्स कैसे बनाएंगे। नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी पे हम लोग बात करें। नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। इसमें मॉड्यूल में तोड़ के बात करेंगे कि कितने मॉड्यूल में हम लोग अपना एथिक्स कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 जितने भी बन पाएंगे हम लोग मॉड्यूल देखेंगे। कितने मॉड्यूल में एथिक्स को हम लोग कवर करेंगे, नोट्स में क्या क्या शामिल करेंगे, क्या शामिल करना है, क्या शामिल नहीं करना है, इन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। और फिर हम लोग कल करेंगे क्या? इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग प्रॉपर वे में करेंगे। आपको भी इंडेक्सिंग क्या करना है? खुद से ही सभी लोग लिखेंगे। जैसे हम लोग कोई मेन टॉपिक की बात किए, टॉपिक 1 के अंदर जो भी माइक्रो टॉपिक्स हैं इनकी बात करेंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं। फिर हम लोग टॉपिक 2 को लेंगे, इसके अंदर की बात करेंगे, इसके अंदर जो भी टॉपिक्स हैं। ऐसे ही करके हम लोग पूरे सिलेबस को टॉपिक, सब टॉपिक और माइक्रो टॉपिक्स, इनमें हम लोग बांट के हम लोग पूरा सिलेबस को कल एक बार फाइनलाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप लोग अपनी सहमति बताइए। अगर आपको उसमें कोई सुधार चाहिए तो वो बताइएगा। क्या ये तरीका सही रहेगा सिलेबस कवर करने का? इंडेक्सिंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि जब हम लोग इंडेक्सिंग कर लेते हैं किसी भी चीज़ का, एक प्रॉपर उसका फ्रेमवर्क बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो ट्रैक करने में आसानी रहती है कि हम ये पॉइंट कर लिए, कवर कर लिए, ये वाला टॉपिक कवर कर लिए, ये माइक्रो टॉपिक छूट रहा है, तो आप भी उस पर ध्यान रख सकते हैं। तो इससे ये सुनिश्चित हो पाएगा इथिक्स का पूरा सिलेबस हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कवर कर पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इन टॉपिक्स पे चर्चा करने के लिए फिर से मिलेंगे।